नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसे यहां बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि ये जो आपका न्यूज मटेरियल होता है वो आपके सारे जो लीडिंग सोर्सेज हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी, उसके बाद आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन और अन्य कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पर भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और इन्हें ज्वाइन करके आप इनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो कि करंट अफेयर्स से स्पेसिफिक चैनल है, रिलेटेड चैनल है आपका @ऑफ ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, तो उसे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स नोटिफिकेशंस होते हैं वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज की फर्स्ट न्यूज को देखेंगे। आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज है ये आपकी प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम है, एक आपका प्लास्टिक ईटिंग सुपर एंजाइम बनाया गया है, ठीक है, उसके बारे में है। तो ये हमारे आपके एनवायरमेंट वाले सेगमेंट में आएगा, आप पेपर 3 में रख सकते हैं इसको। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहां पर एंजाइम का नाम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो प्लास्टिक है आपका वो क्या है, आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसके अंतर्गत ही आएगा। ये आपका क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, कई हजारों साल तक ये आपके पर्यावरण में रहता है और वहां से आपके एनवायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। पर्यावरणीय प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है और ओशियन में आपका मैक्सिमम पार्ट मतलब 80% जो कचरा देखते हैं आप लोग वो प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वैसे भी गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो हमेशा इनिशिएटिव्स लेती रहती हैं, लेकिन ये नई खोज है वो वहां पर क्या करेगी, कैटलिस्ट का काम करेगी, है ना, वहां पर उसको क्या करेगी, बूस्ट करेगी, जो आपका क्या होगा यहां पर जो वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा प्लास्टिक का। ये तो हो गया रेफरेंस। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर अभी हाल में ही साइंटिस्ट ने सुपर एंजाइम बनाया है जो आपके प्लास्टिक को ब्रेक डाउन कर देगा और वो ब्रेक डाउन की जो स्पीड होगी वो 6 टाइम फास्टर कर देगा देन देयर प्रीवियस एंजाइम। तो जो पहले की जो भी आपकी प्रक्रिया थी उसमें जो लगने वाला समय था उसको वो 6 गुना रिड्यूस कर देगा। तो हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आप देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। ये आपका पॉर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड का, वहां के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रिपेयर किया है ये आपका सुपर एंजाइम विच विल लंप अ लार्ज पाइल ऑफ प्लास्टिक इन अ फ्यू डेज। मतलब कुछ ही दिनों में ये प्लास्टिक के बड़े से बड़े ढेर को जो है खा जाएगा और मतलब खाकर उसको क्या कर देगा, खा के खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो वो एक तरीके से क्या हो गया कि वो जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल था वो आपका क्या किया जा सकेगा, उसको मतलब एक तरीके से अपघटित किया जा सकेगा, उसको ना विघटित किया जा सकेगा उसको, ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखा गया कि इट यूजुअली टेक्स 600 to 1000 ईयर्स फॉर अ प्लास्टिक आइटम टू बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। देखिए कितना बड़ा फैक्ट है कि जो प्लास्टिक से बना कोई सामान होता है वो 600 से 1000 साल का समय लगता है उसे नष्ट होने में। इसका मतलब ये बहुत लंबे समय तक आपके पर्यावरण में रहता है। तो ये जो है तरह तरीके ये आपके किस तरीके के जो आपके पर्यावरणीय प्रदूषण के आयाम हैं उनको उत्प्रेरित करने का कार्य करेगा, ठीक है ना। आप देखते हैं कि हमारे यहां भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे जो सिंगल यूज प्लास्टिक है 40 माइक्रोन से नीचे उस पर बैन लगाया गया। क्यों, उसका भी यही कारण है ना आपका। उसमें आप देखेंगे कि जानवर खाएंगे, फिर जानवर से वो बायो जो है आपका मैग्निफिकेशन होता है ना, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, और जानवर भी उससे मरते हैं। उस कंटेक्स्ट में आप इसको देखिएगा, मेंस के पर्सपेक्टिव में इसको आप एक पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं जहां पर आपको सुझाव देना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर लिखा है कि ये जो आपका प्लास्टिक विघटित करने वाला जो ये आपका एंजाइम है इससे संबंधित जो शोध है वो प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एक जर्नल है उसमें ये प्रकाशित हुआ है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसको जो एंजाइम को बनाया गया है वो दो जो आपके सुपर मतलब दो जो आपके एंजाइम्स हैं, जैसे एंजाइम आपका 1 हो गया और एक दूसरा आपका एंजाइम 2 हो गया, तो दो एंजाइम को मिलाकर इसको बनाया गया है, ठीक है ना, इसलिए इसको सुपर एंजाइम बोला जा रहा है, ठीक है। और ये जो आपका प्लास्टिक का वेस्ट है उसको नष्ट करके जो आपके एनवायरमेंट में
है ना, बहुत सारा जो लाखों टन आपका प्लास्टिक कचरा है समुद्र वगैरह में, वहां पर जो है इतना जो कचरा डाला जा रहा है, जहां पर है ना, मतलब समुद्र वगैरह में, ओशियन में डाल रहे हैं आप, तो क्या हो रहा है, पूरी जो आपका ओशियन इकोसिस्टम है वहां पर एनवायरमेंटल जो है आपका पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। तो उससे लाखों जो है आपके मरीन एनिमल्स वगैरह भी जो है वो मर जाते हैं एक साल में। तो ये क्या करेगा, उसको वहां पर क्या करेगा, उसका दोहन करने में, उसका मैनेजमेंट करने में, उसका प्रबंधन करने में, उस कचरे को उसका निपटान करने में ये अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा, ठीक है ना। यही चीज यहां पर लिखी गई है। और ये जो आपके दो खास एंजाइम हैं उनके नाम बताए गए हैं यहां पर, दीज आर टू स्पेशल एंजाइम्स। एक का नाम है आपका पैटीज और जो दूसरा है आपका नाम जो यहां पर एंड लिखा गया है फेनुग्रीक, विच आर मेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया सर्वाइव बाय ईटिंग प्लास्टिक बॉटल्स। तो ये जो है आपके प्लास्टिक की बॉटल्स भी खाकर जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। और इसके बाद लिखा गया है कि ये जो आपका पेटेज है ये आपका डीकंपोज करेगा पॉलीएथिलीन, जो आपका टेराप्थलेट होता है, जिसको पीईटी जो होता है आपका, जो नॉर्मली यूज किया जाता है प्लास्टिक, उसका ये आपका केमिकल नेम है, ठीक है ना। जो आपका रासायनिक जो आपका नामकरण किया जाता है उसके संदर्भ में इसको पीईटी बोला जा रहा है। उसको वो ब्लॉक्स में क्या कर देता है, उसको ब्लॉक्स में जो है वो विघटित कर देता है, ठीक है, डीकंपोज कर देता है। दैट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिसाइकलिंग प्लास्टिक एंड रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये जो इस तरीके से पुनर्चक्रण किया जाएगा तो प्लास्टिक प्रदूषण में भी कमी आएगी और जो आपके जीएचजीज, जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनका भी जो आपका क्या होगा, उत्सर्जन होगा, एमिशन होगा, उसको भी वो कम करेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपका पीईटी है जिसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, है ना, तो वो आपका मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक है जो यूज किया जाता है। ये सिंगल यूजफुल जो आपके ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स होती है, क्लोथ्स होते हैं, कारपेट्स होते हैं, उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। और ये आपके मतलब 100 साल तक का समय ले लेते हैं डीकंपोज होने के लिए, ठीक है ना। बट जो ये आपका पेट एस है वो आपका इस ड्यूरेशन को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा, मतलब उस समय को बहुत कम कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि 6 टाइम फास्टर है। शुरू में ही वो फैक्ट देख लिया हम लोगों ने। यहां पर लिखा गया है कि दिस न्यू एंजाइम दैट ईट्स प्लास्टिक वाज डिस्कवर्ड इन 2018 में इसको खोजा गया था। ये जो आपका बैक्टीरिया है ये आपका प्लास्टिक में जीवित भी रह सकता है। और ये जो आपका मतलब द प्लास्टिक फीडिंग कैपेसिटी ऑफ दिस न्यू सुपर एंजाइम इज 6 टाइम्स मोर देन दिस पेटेंटेड एंजाइम। तो वो जो आपका पेटेंटेड एंजाइम है उससे भी 6 गुना ज्यादा तेजी से ये डीकंपोज कर पाएगा अब प्लास्टिक को। ये जो आपकी पॉर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स है और जो आपका लीड ऑथर है ना, जिन्होंने ये स्टडी जो है जर्नल में जो अपनी स्टडी को पब्लिश कराया है, वो आपके प्रोफेसर जॉन जो है आपके मैकगेहन है। उन्होंने मतलब बोला भी है ये कि सेड दैट द बिल्डिंग बॉक्सेस वी आर करेंटली गेटिंग फ्रॉम fossil resources such as oil and gas can now be obtained by decomposing the plastic use। नॉर्मल सी चीज है, देख जाइएगा, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये हमारे लिए एक फैक्ट की तरह काम करेगा। और ये जो कॉन्सर्न दिए गए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या कारण है कि हमको प्लास्टिक का जो है चक्रण के संदर्भ में उसके प्रबंधन के, प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन की जरूरत है सरकार को। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप जॉट डाउन कर सकते हैं कि जो आपके 10 मिलियन से 11 मतलब यहां पर लिखा गया ना, जो आपका 11 मिलियन टन जो आपका प्लास्टिक कचरा है वो डंप किया जाता है एवरी ईयर, कहां पर, समुद्रों में। अब आप ये जो है डेटा देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 29 मिलियन टन है आपका प्लास्टिक वेस्ट, वो आपका हो जाएगा, ये एस्टिमेट लगाया गया है 2040 तक, 2040 तक, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका 80% जो प्लास्टिक है, जो टोटल होता है, जो टोटल प्लास्टिक कचरा, उसमें 80% जो है वो कहां है, टोटल जो है आपके समुद्री कचरे के रूप में विद्यमान है। और इसी के कारण जो है 1 लाख समुद्री पक्षी और 1 ही लाख आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मारे जाते हैं, है ना। यहां पर ईयर वाइज बताया जा रहा है ये डेटा, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इनका नाम याद रखिएगा, दैट्स इट। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इसमें हमने कल भी ये न्यूज को कवर किया था, जो आपका मैटरनल और जो आपका चाइल्ड होता है, नियोनटाल होते हैं ना, एडोलसेंट वगैरह के हेल्थ की जो बात कर रहे थे हम लोग, उसके संदर्भ में है, चिल्ड्रन वगैरह की हेल्थ से रिलेटेड जो आपका इनिशिएटिव है। तो PMNCH अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट जो आपका 2020, वही न्यूज है, उसी का कंटिन्यूएशन है ये आपका, कि 29 सितंबर 2020 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है हमारे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया जो आपका अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट 2020 प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये प्रोग्राम जो है किस लिए है, ये पार्टिसिपेशन के लिए था। वो सारे प्लेयर्स जो इसमें जो आपके इन्वॉल्व हैं, जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, उनको टारगेट्स दिए गए हैं। तो जो आपके मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ
के संदर्भ में ये आपका क्या है, सम्मेलन है। तो इसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहां पर क्या किया गया, आयोजित किया गया। और इसको जो अटेंड करने वाले टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स थे पूरे दुनिया से, डेलीगेट्स थे 1600 थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और इस वर्ष जो इसका विषय है वो है ट्राई टू प्रोटेक्ट द बेनिफिट्स अर्न बाय हार्ड वर्क इन द फील्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ फ्रॉम द कोविड-19 एपिडेमिक। ठीक है ना, इस समय सबसे बड़ी समस्या जो है आपकी कोविड-19 है। तो जो भी समिट होती है वहां पर अगर आप देखेंगे शिक्षा से संदर्भित हो, हेल्थ से, तो वहां जो है कोविड-19 एपिडेमिक का नाम जरूर दिखाई देता है। देख जाइएगा, कभी कभी जो है ये सीधे विषय भी पूछा जाता है, यूपीएससी भी पूछने लगा है अब आजकल। तो ये जो आपका होस्टिंग द प्रोग्राम कौन होस्ट कर रहा है, तो दो इंपॉर्टेंट आपके क्या है संगठन है। एक का नाम है आपका व्हाइट रिबन अलायंस और दूसरा है आपका एवरी वुमेन जो है आपका एवरी चाइल्ड। ठीक है ना, उन्होंने इसको होस्ट किया है। इसके की पॉइंट्स ये है कि इसमें जो आपके मतलब जो बोला गया है, स्पीकिंग ऑन इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 इन द फील्ड ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो उन्हीं से रिलेटेड ये आपकी समिट है। तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में क्या जो है इंपैक्ट पड़ा है आपका कोविड-19 के संदर्भ में, उसकी चर्चा की गई है। उसमें बोला है जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने बोला कि The epidemic has had the greatest impact on women, children and adolescent। वैसे भी ये आपके क्या है, vulnerable ग्रुप्स में आते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ जो 50% वुमेन्स हैं वो आपकी एनीमिक है। जब माँ ही एनीमिक है तो जो आपका उनका बच्चा होगा वो कैसे स्वस्थ होगा, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, आप लोग देखते होंगे। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर बोला गया है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। और absence of जो आपकी सर्विस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू बॉर्न्स विल नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल। मतलब जो आपकी गर्भवती महिलाओं से संदर्भित जो भी स्थितियां हैं और नवजात शिशुओं से संदर्भित जो भी आपकी सेवाएं हैं वो प्रदान नहीं किए जाने को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रायोरिटी है, आपकी वो प्राथमिकता है आपकी। यहां पर जो है आपका सुमन इनिशिएटिव के बारे में बताया गया है। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। यह आपका एक प्लेटफॉर्म है जो रिलेटेड है आपका मैटरनल और चाइल्ड जो आपका हेल्थ है उससे रिलेटेड है ना, उस क्षेत्र से, उस सेक्टर से रिलेटेड है। यहां पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने लॉन्च किया था ये आपकी सुमन योजना। सेफ मैटरनिटी एश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको फ्री मेडिसिन जो है वो वहां पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। इट एम्स टू रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है आपका है ना इन द कंट्री। बताइएगा अभी जो आपके यहाँ एमएमआर है और जो ये आपका जो आईएमआर है, मतलब इन्फेंट जो आपका मॉर्टेलिटी रेट है और मैटरनल जो आपका मॉर्टेलिटी रेट है वो भारत में कितना है, यूएनडीपी का भी डेटा बताइएगा इसके अंतर्गत आप। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो है आपका था, इसके लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था। अब ये व्हाइट रिबन अलायंस के बारे में बता रहे हैं। इसका जो गठन है आपका 1999 में किया गया था। ये आपका नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो उद्देश्य है वो पूरे वैश्विक स्तर पर जो आपका मातृ एवं जो नवजात मृत्यु वगैरह है, वही जो आपका एमएमआर हो गया और आपका आईएमआर हो गया, नियोनेटाल डेथ बोला जाता है। 0 से 28 दिन के जो आपके आयु के बच्चे होते हैं इतने दिन के, उनको नियोनेटाल बोला जाता है। ठीक है ना, तो उनकी डेथ्स के संदर्भ में जो है उनको कमी करना जो है वैश्विक स्तर पर इनका प्राथमिक उद्देश्य है। और ये जो आपका मिशन है इस ऑर्गेनाइजेशन का इज टू इंस्पायर और समन दोज एडवोकेट्स, मतलब जो है उनके जो भी आपके उन अधिकारों के बारे में जो आपके क्या हैं, जो भी इनिशिएटिव्स लेते हैं सिविल सोसाइटी में से, उनको प्रेरित करना, उनको बुलाना, उनसे चर्चा करना और आगे के जो है वो आयामों पर वहां पर क्या करना, क्रियान्वयन करना, उसके लिए वो है उनको बुलाते हैं और इस तरीके का जो है प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। और यहां पर ये जो आपका कैंपेन है ये आपका प्रोटेक्ट करने के लिए है राइट्स ऑफ ऑल वुमेन्स, जो आपके महिलाओं के अधिकार है, एंड टू बी सेफ एंड हेल्दी बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी। तो भैया डिलीवरी के पहले भी और डिलीवरी के बाद में भी सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए महिलाओं के लिए ये अभियान चलाते हैं। ठीक है, इसके बाद एवरी वुमेन एवरी चाइल्ड के बारे में बताया जा रहा है कि ये आपका 2010 में जो यूनाइटेड नेशंस के हमारे क्या थे, एमडीजीज थे, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जिनको आप बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको सहस्त्राब्दी आपके विकास लक्ष्य बोले जा रहे हैं। तो उनका जो आपका शिखर सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन, उसके दौरान जो आपके यूएन के जो आपके पूर्व महासचिव थे बान की मून, उन्होंने लॉन्च किया था। ये भी आपका एक ग्लोबल मूवमेंट है दैट एक्सेलरेट्स
international and national action by government, private sectors and civil societies to address major health challenges facing women, children and adolescents worldwide। तो मतलब वैश्विक स्तर पर जो भी आपकी मतलब चुनौतियां हैं, किसको लेकर, हेल्थ को लेकर, है ना, किस किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, वुमेन्स के, चिल्ड्रन के और जो आपके एडोलसेंट्स होते हैं ना, तो उनकी हेल्थ से संदर्भित जो भी चुनौतियां थी उनको एड्रेस करने के लिए ये भी आपका वैश्विक आंदोलन था। इसमें आपकी गवर्नमेंट्स को भी लिया गया था, सिविल सोसाइटी को भी लिया गया था और आपके क्या लिया गया था, प्राइवेट जो भी आपके सोसाइटी के प्लेयर्स हैं उनको भी वहां पर सम्मिलित किया गया था। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ये आपकी डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड है। ये आप पेपर 2 में रख सकते हैं और ये आपकी जो है ये किस तरीके का, इस तरीके का कभी भी डेटा निकाला जाता है तो उसका मतलब क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस को लाना, कि कोई अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको देखकर उसके साथ वाला भी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा वो भी जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होगा। कॉम्पिटिटिव जो आपका क्या है, फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो उसी तरीके से जो है यहां पर कॉम्पिटिटिव जो भी आपकी कॉम्पिटिटिवनेस है ना, जो भी आपकी प्रतिस्पर्धा है वो विभिन्न जो आपके मंत्रालय हैं उनके बीच में लाने के लिए इस तरीके के इंडेक्सेस का अब चलन हमारे यहां देखा जाता है। तो आप पेपर 2 में रख सकते हैं। वैसे भी ये आपका जो है डायरेक्टली जो है कोट करने के काम आएगा किसी क्वेश्चन में या फिर प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो अभी हाल ही में ये रिलीज किया गया आपका डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इसमें बताया गया कि जो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है, जो कि आपका यूनियन मिनिस्ट्री केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है, उन्होंने स्कोर किया है ना, जो आपके 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं उसके अंतर्गत उन्होंने वहां पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। मतलब उसका जो आपका परफॉर्मेंस है वो आपका बेटर हुआ होगा, ठीक है ना। ये हमारे लिए फैक्ट, यहां रैंकिंग वैंकिंग नहीं रटना है हमको, ठीक है ना। यहां पे जो इसका पर्पस है क्या है कि इस पर्पस के द्वारा जो भी सेंट्रल की जो आपकी स्कीम्स होती है, चाहे वो आपकी सेंट्रल सेक्टर हो या फिर आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक में आपका रेशो वाइज होता है आपका क्या, जो वहां पर फंडिंग की जाती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दोनों मिलकर करती है, और एक में जो है 100% आपकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बताइए किस में 100% करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और किस में रेशो वाइज किया जाता है ना। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, उसमें कोर और जो आपका कोर ऑफ द कोर स्कीम होती है, किसी दिन मैं डिफाइन कर दूंगा यहां पर, पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जो है आपका यहां पर बताया गया कि जो भी आपकी योजनाएं वगैरह होती हैं, है ना, चाहे वो आपकी केंद्रीय क्षेत्रक हो, चाहे आपकी केंद्रीय जो आपकी क्या है प्रायोजित बोला जाता है, स्पॉन्सर्ड है आपकी, है ना, तो उनका क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है इन मंत्रालय विभागों के द्वारा, तो वहां पर इंप्लीमेंटेशन, वहां पर निष्पादन, वहां पर जो उनका प्रदर्शन है उनका असेसमेंट, उनका आकलन करना इसका उद्देश्य है। अब इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, तो भैया सीधी बात है, अगर आप जो है उनके निष्पादन को जो है आप वहां पर ऑडिट करेंगे, उसको देखेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, तो क्या होगा, उससे वहां पर जो है प्रोडक्टिविटी इंहांस हो जाएगी। तो इंप्रूव द इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स, है ना, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। इसके बाद यहां पर की पॉइंट्स बताए गए हैं कि भैया इस जो आपका सर्वे है, इस जो आपका ये डेटा गवर्नमेंट, जो भी आपका डेटा गवर्नेंस जो आपका क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर को स्कोर मिला है टोटल 5 में, मतलब मिला है 4.11। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और इसमें जो है आपका उर्वरक जो आपका विभाग है, इसको 65 जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें जो आपका 3rd रैंक प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, इसमें बताया जा रहा है। रैंक वैंक नहीं याद करना है, दूसरे आयाम में जो है दूसरा स्थान तीसरा स्थान जो लिखा गया बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। और उसके बाद आप देखेंगे ये सर्वे कंडक्ट कौन किया होगा, तो भैया डेवलपमेंट जो आपका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है, ठीक है ना, नीति आयोग टू एसेसेस जो आपका डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जो आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आपको पता है जब से नीति आयोग आया है तो वो आपका क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धी आपका क्या है संघवाद, और वहां पर कंपटीशन की भावना जगाना और उससे जो इनोवेशन से आपके क्या करना, प्रोडक्टिविटी को इनहांस करना, इस जो है रास्ते पे लगातार कार्यरत है, ठीक है ना। तो इस तरीके के इंडेक्सेस जो है वो लाता रहता है, जैसे एग्री आप देख लेंगे इंडेक्सेस, बहुत सारे इंडेक्स जो है वो निकालता रहता है। और यहां पर डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया गया है कि ये जो है आपका डेटा, जो इसमें जो भी डेटा एसेस वगैरह किया जाता है तो उनकी प्रिपेयर्डनेस के आधार पर, है ना, डिटरमाइन किया जाता है वहां पर, ये आपका, ठीक है ना, सेल्फ असेसमेंट है, बेस्ड रिव्यू ऑफ द लेवल ऑफ डेटा प्रिपेयर्डनेस इन वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मार्क्स इन DGQI बाई DMEO, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज है यहां पर, ठीक है। इसके बाद ये नहीं पूछा जाएगा। और फॉर दिस
A survey was started by various ministries and departments on a standardized framework to assess data readiness. तो जो भी आपका डेटा रेडीनेस है उस पर जो आधारित सर्वेक्षण है ना, जो आपका स्टैंडर्डाइजेशन है, एक मानकीकृत ढांचे पर विभिन्न मंत्रालय और विभागों द्वारा जो है ये सर्वेक्षण शुरू किया गया। अब इसमें जो है कौन कौन सा विषय शामिल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो है एक ऑनलाइन जो है आपका सर्वे किया जाता है, क्वेश्चन आयर जो है आपका प्रश्नावली तैयार की गई थी, उसमें डेटा कलेक्शन, डेटा क्वालिटी, टेक्नोलॉजी का यूज, डेटा एनालिसिस जो एनालिटिक्स आप लोग बोलते हैं यूज, और आपका डिसएमिनेशन किया गया, उसमें डेटा सिक्योरिटी की भी बात है, और वहां पर ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी एंड केस स्टडीज वगैरह को वहां पर सर्वे किया जाता है प्रश्नावली के माध्यम से। अब ये जो आपका डेमो की बात की जा रही थी, आपकी DMEO जो है आपका डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है, ये आपका एस्टैब्लिश किया गया था सितंबर 2015 में बाय मर्जिंग, इसको मर्ज करके बनाया गया था। एक तो आपका प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑफिस था और एक आपका इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस था, तो दोनों को मर्ज करके आपके डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस को एस्टैब्लिश किया गया 2015 सितंबर में। अब जो आपकी सेंट्रल जो आपकी स्कीम्स बता रहे हैं, ये वेलफेयर स्कीम्स होती है, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है एट द लेवल आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दोनों के बारे में डिटेल कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो मैंने आप लोगों को पूछा था। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, सेम आपका ये न्यूज है, लेकिन ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है आपका मतलब उसी तरीके का जो है आपका मतलब जैसे सर्वे किया जाता है, डेटा लाया जाता है, तो क्यों लाया जाता है? लाया ही इसलिए जाता है क्योंकि वहां पर प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना। तो यहां पर जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर्स है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये आप पेपर 2 पेपर 3 में रख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने 2020 में रिलीज किया ये लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर्स है फॉर 2019 और 20 कि हमारे यहाँ देश में जो आपका विज्ञान और तकनीकी का जो आयाम है उसके अंतर्गत क्या विकास किया गया है, क्या कमी है और क्या जो है वहां पर सुधार की जरूरत है ना, उस तरीके से संदर्भित ये डेटा है और इसलिए जो है यहाँ पर ये संकेतक को यहाँ पर लॉन्च किया गया है ना, पब्लिश किया गया है। तो डिस्पाइट बीइंग स्किल्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, देयर सीम्स टू बी अ लैक ऑफ यूनिकली गुड आइडियाज इन द कंट्री। मतलब अभी भी हमारे देश में जो है आपके जो सनातन जो आपके अच्छे इनोवेटिव जो नवाचार जो है उनकी कमी दिखाई दे रही है। हालांकि हमारा देश जो है साइंस एंड टेक में स्किल्ड बोला जाता है, फिर भी लैक यहां पर देखा जा रहा है जो आपके इनोवेटिव जो आइडियाज हैं उस संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहे हैं कि दैट इज व्हाई नो इंडियन प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस मॉडल हैज मेड इट्स मार्क ग्लोबली। इसलिए वैश्विक स्तर पर हमारे किसी भी आइडिया को जो है एक वैश्विक पहचान के रूप में स्थापित नहीं किया जा सका है। इसके बाद आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर्स, जो ये इंडिकेटर्स अभी पब्लिश किए गए हैं, इंडिया हैज स्टिल नॉट रीच्ड एन आउटस्टैंडिंग लेवल इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। मतलब अभी भी जो है भारत देश जो हमारा है वो नवाचार के संदर्भ में अभी भी उत्कृष्टता के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है ना। मतलब जो हमारी परफॉर्मेंस है वो अभी अप टू द मार्क नहीं है। अब यहां पर जो ये रिपोर्ट में बताया गया है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2005-6 से 2017-18 के डेटा को ये कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री में 5,10,000 मतलब 5,10,000 पेटेंट जो है एप्लीकेशंस हमारे यहां सबमिट की गई, बट मोर देन 3/4 ऑफ दीज वर फिल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो ये टोटल आपकी 5,10,000 दिखाई दे रहा है, इसमें आपका 3/4 जो आपका पार्ट है वो आपके विदेशी संस्थाओं ने यहां पर क्या किया है, या तो यहां पर फिल किया है ये पेटेंट को, एप्लीकेशन को, या फिर कोई व्यक्तिगत रूप से किया है, लेकिन वो भारत देश से संदर्भित नहीं है। और इन 13 वर्षों में जो भारत के बिहाफ से केवल जो भारतीय लोगों ने यहां पे पेटेंट जो एप्लीकेशन दायर की है उसका परसेंटेज ओनली 24% है। ये डेटा आप अपने पास रख सकते हैं, हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका वीपो है, जिसको आप विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंतर्गत इंडिया को रैंक मिली है 7th इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन फील्ड। मतलब दायर करने के वहां पर जो आपकी पेटेंट आवेदन है उसको दायर करने के आधार पर भारत जो है हमारा 7वें स्थान पर है। पर प्रोडक्टिविटी देखिए कि केवल 24% जो है हमारे यहां वो आपके इंडियंस कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो भैया सीधी सी बात है, R&D के क्षेत्र में जो है आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वहां फंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा, वहां पर एटीट्यूडनल चेंज लाने की जरूरत है। हमारे यहां जो इस क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं उनको जो है
एक अच्छा मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस तरीके के आयाम वहां पर अपनाने की जरूरत है। उसके बाद प्योर रिसर्च शुड बी मेड पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च सो दैट इट कैन बी एक्सलेंट मतलब एक्सेल्ड इन वेरियस फील्ड्स एंड इनोवेशन कैन बी जो है आपका जो बोला जा रहा है ना प्रमोटेड करने के प्रॉम्प्ट लिखा जा रहा है, मतलब वहां पर क्या प्रमोट किया जा सकता है उन चीजों को, नवाचार को, है ना। तो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता भी प्राप्त की जाएगी, है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि अप्लाइड रिसर्च को वहां पर भी क्या करना चाहिए, उसको एक पार्ट की तरह उसमें सम्मिलित करना चाहिए प्योर रिसर्च के अंतर्गत। उसके बाद जो है रिसर्च मटेरियल शुड बी अपग्रेडेड इन लीडिंग इंस्टीट्यूट्स स्पेशली यूनिवर्सिटीज। तो ये तो हमेशा से बोला जाता है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन का जो आपका क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां पर थ्योरी से ज्यादा जो है प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो जहां पर लैक करते हैं आपके इंस्टीट्यूशंस, उसी की बात की जा रही है। द एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सजेस्ट दैट science and tech innovation policies that are well integrated into national development strategies are coupled with institutional and organizational changes to increase productivity, improve firm competitiveness, सपोर्ट रैपिड ग्रोथ एंड जनरेट जॉब्स कैन हेल्प टू डू। इसमें क्या नई चीज लिख दिया इन्होंने, बताइए। अगर आपके देश में जो नीतियां हैं आपकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार जो नीतियां हैं, अगर वो राष्ट्रीय विकास की रणनीतियों के संदर्भ में सिंक्रनाइज कर दी जाए, इंटीग्रेट कर दी जाए, एकीकृत की जाए, तो वो संस्थागत और संगठनात्मक आयामों के साथ मिलकर परिवर्तनों को वहां पर संयुक्त करके उत्पादकता भी बढ़ाएंगी, फर्म में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ाएंगी, ठीक है। वहां पर जो है आपका तेजी से विकास भी देखा जाएगा, और जब ये सब होगा तो वहां पर कई सारी जॉब्स भी आपकी क्रिएट की जा सकेंगी, ठीक है ना। अमेरिका इसी में तो आगे, ठीक है ना, यही एक्सपोर्ट करता है वो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज है वो आपका एमसीक्यू का फेज है, और यहां पर जो आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया, पूछा जा रहा है कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू है, स्टेटमेंट देके। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसने ये आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये फोकस करता है आपका ह्यूमन राइट्स पर, मतलब मानवाधिकारों के लिए आपका कार्यरत आपका क्या है, एक एनजीओ है, आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल सही है ये आपका स्टेटमेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि जो आपका ये एक मैप बनाया गया है जिसको ग्रीन ह्यूमर बोला जाता है पॉपुलरली, ये आपका मैप जो बनाया गया है वो रोहन चक्रवर्ती के द्वारा बनाया गया, इंपॉर्टेंट है ये भी, बिल्कुल ठीक है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है, हमारा गृह मंत्रालय, उसने अभी नोटिफाई किया है और नोटिफाई करके बैन कर दिया है, आपने नाम सुना होगा NSCN जो आपका खापलांग है, ठीक है ना, नागालैंड के अंतर्गत। ये आपका आपको पता है कि ये चरमवादी जो आपका क्या है, चरमपंथी जो है आपका ग्रुप है, उग्रवादी एक तरीके का संगठन है, तो इसको जो है आपका क्या कर दिया गया है, जो आपका अनलॉफुल एसोसिएशन है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसके अंतर्गत इसको बैन कर दिया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सज्जनगढ़ जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके संदर्भ में यहां पर जो है क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है, स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा ट्रू है। पहला ये कि ये जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड है उदयपुर राजस्थान में, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये आपका स्मॉल सेंचुरी है, ये आपका सदर्न जो आपका अरावली हिल वाला जो आपका रेंज है वहां पर ये जो आपका है विस्तारित है, और इसका एरिया बता रहे हैं कि 5.19 स्क्वायर किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा ये कि यहां पर एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको जाना जाता है आपके जियान सागर के नाम पे, है ना, इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में था, इसको याद रखिएगा। इसका भी आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, जो कि किस में दिया गया, सी में दिया गया, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।